डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपको पता है कि ये चैनल जब शुरू हुआ था तो इसका एम था जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट हैं पॉल साइंस के उनको हेल्प करने के लिए, डीयू एंड अदर्स। आज जबकि ये चैनल मेनली हेल्प करता है यूजीसी नेट एंड मेनी अदर एग्जाम्स, मेनी सीयूईटी पीजी एंड ऑल, तो फिर भी अपने रूट पे वापस जाने में इस चैनल को हमेशा खुशी होती है। आज वही पल है जबकि मैं फिर से लौट रहा हूं सेमेस्टर 4 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत डीयू एंड अदर यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनको थोड़ी सी मदद पहुंचाने की जो समय मिल पाया है इन सब एक्टिविटीज से। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की वो थीम जिससे कि डेफिनेटली इस साल भी आपको क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, और वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। हमने दो टॉपिक लिया है, हिस्टोरिकल लीगेसी एंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया इन इंडियन सिविल सर्विसेज, जो अफेक्ट करता है हम सभी के लाइफ को। लेट अस बिगिन दिस फैसिनेटिंग डिस्कशन फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ये है सिलेबस जिसको डीयू में, अदर यूनिवर्सिटी में अलग नेम से होगा, ये डीएससी 10 का पार्ट है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो है ये 8 आवर का एक यूनिट 1 है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। तो इसकी मैं दो ले रहा हूं, एक है हिस्टोरिकल लिगेसी, और ये इसका भी थोड़ा सा पार्ट हम टच कर रहे हैं। ये तो चलो, मैं ऐसे ही अभी आपको बता देता हूं। और मेजर इनिशिएटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेनली जो है ये, और इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। इन दोनों को यदि हम मिला दें, जिसपे ये वीडियो बेस्ड है, तो आपको एक क्वेश्चन भी जो आपको एग्जाम होने वाला है डीयू में 29 को और अदर्स, आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएंगे। अब देखो यहाँ पे, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है इसकी सिविल सर्विसेज की, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं वो एक तो है आर्टिकल 315 से लेके 323 तक, जिसमें कि यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन जो डिफरेंट स्टेट में है उसका जिक्र है, उनकी रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके मेंबर्स, चेयरपर्सन एंड और बातें लिखी गई है। आपको पता होना चाहिए कि जो सिविल सर्विसेज है इंडिया में वो किस तरीके से बांटी गई है और उसमें यूपीएससी और पीएससी का क्या रोल होता है। इंडिया में सिविल सर्विसेज आजादी के बाद, अभी तो हम लोग डिस्कशन शुरू भी नहीं किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इंडिया में सिविल सर्विसेज दो टाइप की बांटी, एक तो यूनियन और दूसरा है स्टेट। यूनियन में भी दो टाइप की है, आप जान लीजिए। एक है ऑल इंडिया सर्विस, एआईएस शॉर्ट में कहते हैं, और दूसरा है सेंट्रल सर्विसेज, मैं इसको कहता हूं सीएस। एआईएस और सीएस में बहुत डिफरेंस है। एआईएस इंडिया में केवल आज के डेट में तीन है: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट सर्विस। ये तीन जो है ऑल इंडिया सर्विस है। सेंट्रल सर्विसेज अनेक हैं, बहुत, मे बी 20-25 हैं, जिसमें कि जैसे इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, कस्टम एंड एक्साइज सर्विस एंड मेनी 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 अदर सर्विसेज इसमें आते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी हमें समझना चाहिए। जो ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो यूनियन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं यूपीएससी के सलाह से, लेकिन वो काम लगभग पूरे जीवन भर स्टेट के लिए करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई है जिसे स्टेट पे पकड़ बनी रहे, और वो अभी भी जारी है। कुछ समय के लिए वो सेंटर में ऑन डेपुटेशन, मतलब ऐसे भेजे जाते हैं और वो यहाँ पे सेंटर में काम करते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि सेंटर में जो सबसे कोवेटेड पोस्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है सेक्रेटरी होता है। तो सेक्रेटरी जनरली जो है वो ऑल इंडिया सर्विस के आईएसी होते हैं। अब ये भी बात अजीब है कि वो स्टेट को भी कंट्रोल करते हैं, और एक्चुअली देखा जाए तो यूनियन जो मिनिस्ट्रीज है उनको भी जो है ऑल इंडिया सर्विस के ही लोग कंट्रोल करते हैं। ऑफ कोर्स आईपीएस जनरली स्टेट में ही रह जाते हैं, और फॉरेस्ट के ऑफिसर आते हैं सेंटर में, लेकिन उनको वो कोवेटेड जगह नहीं मिलती जो आईएएस को मिलती है। जो जो सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर है वो जीवन भर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में ही काम करते हैं। जैसे इंडियन पोस्टल सर्विस के लोग हैं तो पोस्ट ऑफिस, पोस्टल एंड ऑल उसी में काम करेंगे। टेलीकॉम के हैं तो टेलीकॉम में काम करेंगे। यदि कोई रेवेन्यू सर्विस के हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करेंगे। कस्टम एंड एक्साइज उसी में काम करेंगे, लाइक दैट। लेकिन वो भी जो है वो बहुत ही वाइटल पोस्ट जो है मिनिस्ट्री में होल्ड करते हैं। तो यही लोग मिलकर के यूनियन को भी चलाते हैं। ऑल इंडिया सर्विस मैंने बताया, स्टेट को भी और सेंटर को भी जो लीडरशिप देते हैं वो आईएसी देते हैं। और ये सर्विस भी उनके साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अदर्स में यूनियन
को चलाने में हेल्प करते हैं। अब आओ स्टेट में आओ, तो हर स्टेट में अपनी उसकी जो है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है, स्टेट सिविल सर्विसेज SCS। तो मान लो यदि बंगाल है तो बंगाल सिविल सर्विसेज। इस तरह से जो है इवन दिल्ली में अपनी उनकी सिविल सर्विसेज को डानिक्स कहते हैं, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज लाइक है। तो वो जो है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है, जो कि ऑलवेज ये AIS के नीचे ही काम करते हैं। जो ऑल इंडिया सर्विस के लोग जब स्टेट में जाते हैं तो उनके नीचे जो है स्टेट सिविल सर्विसेज के लोग काम करते हैं। अब जो स्टेट सिविल सर्विसेज की भर्ती कैसे होती है, ये तो यूपीएससी से होती है, दोनों AIS और CS की। लेकिन SCS की भर्ती जो है स्टेट PSC से होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन से। वही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो अब एजुकेशन के भी लिए इवन टीचर की भर्ती जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की करते हैं, ऑल काइंड ऑफ भर्ती करते हैं, और पुलिस की भी करते हैं और सिविल सर्विसेज की भी भर्ती करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये आर्टिकल 315 से 323 के बीच में है। अब दूसरी जो आर्टिकल है वो आगे बताएंगे, वो है आर्टिकल 310, 311 और 312, जो कि यूनियन के जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन के सिविल सर्विसेज के बारे में है। स्टेट की सिविल सर्विसेज के बारे में जो एक तरह समझो कि ये दोनों ही, मैं ये कहूंगा कि 310 तो दोनों के लिए है, सो दोनों को आप कह सकते हो। तो दीज आर द आर्टिकल्स, आर्टिकल 315 टू 323 एंड 310, 11, 12, ये सिविल सर्विसेज रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। नाउ कम टू PMO एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट। यदि हम PMO और कैबिनेट सेक्रेटरीट की बात करें तो इस पे मुझे लगता है मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, शायद आप देख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो मोरारजी देसाई के टाइम से पहले प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट कहलाता था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है तो उसके जो सेक्रेटरीट है उनके भी सेक्रेटरी होते हैं, उनके भी कर्मचारी होते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी कहते हैं। लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, छोटा सा ऑफिस था। बाद में मोरारजी देसाई के टाइम में 77 में ये PMO कहलाने लगा, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और धीरे धीरे उसमें संख्या बढ़ने लगी। और आज के समय में आपको पता होना चाहिए कि PMO एक किसी भी मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री ले लो, चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री ले लो या फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट पावरफुल यदि कोई मिनिस्ट्री कह लो जिसके प्राइम मिनिस्टर ही मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है। ऑल पॉलिसी डिसीजन वहीं से इमिनेट करते हैं, वहीं से शुरू होते हैं, और सारे जो कैबिनेट डिसीजन होते हैं उसकी जनक जो है, उसकी जो अल्टीमेट जो थॉट है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस इन पॉलिसी मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करती है। ये भी कोई मंत्रालय नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरीट का मतलब ये होता है कि जितनी मंत्रालय हैं जिसको कैबिनेट मिनिस्टर जो है हेड करते हैं, उसके बीच के कोऑर्डिनेशन के लिए बनाई गई है। जितनी कैबिनेट की बैठक होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट करते हैं। कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग करते हैं कि ये निर्णय मिनिस्ट्री ने किया या नहीं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड एक तरह से आप समझ लीजिए कि सबके बीच में कैसे समन्वय रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, और कैसे कैबिनेट वेल फंक्शन हो इंडिया में, इसकी जिम्मेदारी कैबिनेट सेक्रेटरीट लेता है। कैबिनेट सेक्रेटरीट को जो हेड करते हैं सिविल सर्वेंट, उनको कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, CS शॉर्ट में, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है जनरली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के होते हैं, और वो IAS में भी सबसे वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं। सेंटर में जितने भी मिनिस्ट्री के जो हेड होते हैं, आपको पता है, उनको सेक्रेटरी कहते हैं, और वो सभी सेक्रेटरी एक तरीके से कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर काम करते हैं। कोई भी यदि निर्णय कैबिनेट सेक्रेटरी ले ले और वो कम्युनिकेट करे, तो उसे जनरली कैबिनेट जो जितने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री के होते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड PMO, ये दोनों जो डायरेक्टली PM के अंदर काम करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन करते हैं। अब हम लोग जो है मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आपको, क्योंकि ये दो को मैंने बता दिया, ये दोनों पे तो बहस आगे चलेगी। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया, चलिए इस पे हम लोग थोड़ी जानकारी करते हैं कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आती है, और कैसे जो है सिविल सर्विसेज का जन्म होता है इंडिया में। यदि हम मुगलों की बात छोड़ दें तो वहां भी एक सिविल सर्विसेज था जिसको हम मनसबदारी सिस्टम कहते थे, तो उसको छोड़ दें कि वो मॉडर्न नहीं था, वो सामंतवादी था। तो मॉडर्न काल में इंडिया में क्या होता है, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया में 1600 में ही आती है, लेकिन 19 सॉरी ये बहुत गलत लिखा है, 1765, 1765 में जो है वो दो लड़ाई, पलासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 में जीत करके वो बंगाल को एक तरह से राज करने लगती है, और वो मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी लेती है, एक नाम का, इससे कि जनता भड़के नहीं, ये हम कहें कि भाई हम राजा थोड़े ही हैं, हम तो दीवान हैं मुगलों के।
मुगल की कोई औकात तो या ताकत तो रह नहीं गई थी। और एक्चुअली जो है राजा जो है बंगाल के, इन दो लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई थी। ये भी एक पिकुलियर सी बात थी कि एक कंपनी जो कि व्यवसाय के लिए आई थी, कॉमर्शियल ट्रेडिंग कंपनी थी, अब वो कैसे राज करे। ये जो है इंग्लैंड में भी इस पे बहस होने लगी पार्लियामेंट में, और उस पे काफी सारे सुधार हुए जिसको कि हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उससे जो है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटी था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो दीवान बन गई बंगाल, बिहार, उड़ीसा की 1765 में, तो कंपनी के जो ऑफिशियल जो पहले व्यापार करते थे, अब वो जो कंपनी के ऑफिशियल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी करने लगे, कलेक्टर टाइप का काम करने लगे, रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, लॉ एंड ऑर्डर देखने लगे। और यहीं से शुरुआत होती है इंडियन सिविल सर्विसेज की। वॉरेन हेस्टिंग्स जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उन्होंने पहली बार, और मतलब ऐसे ही गवर्नर जनरल भी उनको कहा गया बाद में बंगाल के बाद, तो वो कलेक्टर की ऑफिस जो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, जिसको कई जगह अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस कहते हैं, कलेक्टर की ऑफिस जो है उन्होंने ही 1773 में शुरू किया। सोचो, इतनी पहले कलेक्टर का ऑफिस शुरू हो गया। लॉर्ड कर्नवालिस आते हैं 1786 में, जो कि लैंड रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में जाने जाते हैं, लेकिन वो फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया के लिए भी जाने जाते हैं। ये आप एग्जाम में लिख सकते हो, ये भी सब लिख सकते हो, जो भी मैं कह रहा हूं सब एग्जाम में आपको पॉइंट वाइज लिख सकते हो, क्या हिस्टोरिकल लीगेसी रही है। लॉर्ड कर्नवालिस जो है वो शुरू करते हैं एक प्रीमियम सिविल सर्विस, उसका नाम पड़ा कोवेनेंट सिविल सर्विस। ये कोवेनेंट क्या था? कोवेनेंट, कोवेनेंट जो है एक वर्ड है इंग्लिश में, उसका मतलब होता है करार, कॉम्पैक्ट, एग्रीमेंट। तो जिस सिविल सर्विसेज ने कंपनी के साथ करार साइन किया कि हम सुचिता से, बिना करप्शन के, इफिशिएंटली हम काम काज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, उनको जो है कोवेनेंट सिविल सर्विसेज कहा गया। ये टॉप लेवल के सिविल सर्वेंट थे। ऐसी करार करने की क्यों जरूरत पड़ी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्यों सोचा? क्योंकि उस समय में सिविल सर्विसेज हाईली करप्ट थे। अब आप सोचोगे कि आज कौन सी डिफरेंट है, इस पे डिबेट हो सकता है, लेकिन हाईली करप्ट थे। और क्योंकि वो तो व्यापारी थे, बेसिकली वो मर्चेंट थे, तो जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन का मौका मिला ना, वो खुद प्राइवेट ट्रेड करने लगे, कंपनी को चूना लगाने लगे, तो घूस लेने लगे। इनफैक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स पे जो है घूस लेने का आरोप लगा, और एडमंड बुर्क ने इनकी इम्पीचमेंट की जो है पूरी वकालत की थी। ये एक अलग मामला है। तो कंपनी के जो बाबू लोग थे, जो सिविल सर्वेंट थे, वो काफी करप्ट हो गए थे। उनको करप्शन से थोड़े उबारने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए कोवेनेंट सिविल सर्विसेज, अब आप करप्शन नहीं करो, उनकी सैलरी खूब बढ़ा दी गई। उनको कहा गया कि सीनियरिटी के बेसिस पे जो है आपका प्रमोशन होगा, ना कि पैट्रोनेज की, आप मेरे चहेते हो तो आपको दे देंगे। तो एक काइंड ऑफ मेरिट बेस्ड। इसके अलावा उन्होंने काफी चीजें करप्शन कम करने के लिए किया, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। मतलब प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया, ब्राइब गिफ्ट नहीं ले सकते हो। और लेकिन सबसे इसमें मुसीबत ये रही कि इंडियंस जो है उस कोवेनेंट सर्विस में नहीं आ सकते। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? चार्टर्ड एक्ट आई 1833। उसके पहले कुछ रिफॉर्म नहीं हुआ। इंडियन नो नो, और वही कोवेनेंट सिविल सर्विसेज चलता रहा, एंड ऑल करप्शन भी चलता रहा। चार्टर एक्ट 1833 आता है, declared that no Indian was to be debarred from holding any office under the company on ground of religious place of birth, descent, color है। इसको मैग्ना कार्टा कहा गया इंडिया में। मतलब क्या? कि ये हर इंडियन को अधिकार देता है कि तुम सिविल सर्विस में जा सकते हो, क्योंकि कंपनी के ऑफिसेज को होल्ड करने के लिए कोई भी इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है कि तुम इंडिया में हो, इस धर्म के हो, इस जाति को, लाइक दैट। लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई इंडियन नहीं जा पाया। फिर जो है चार्टर चार्टर बल्कि एक 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 मंशा आई कि हाँ इंडियन आएंगे। फिर जो है 20 साल बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है। वहां काफी अलग चेंज आती है। वहां लॉर्ड मैकले आते हैं, वही मैकले जो कि हम लोगों को अंग्रेजदा बना के चले गए एजुकेशन सिस्टम से, जो जो अंग्रेजी सिस्टम। और लॉर्ड मैकले की एक कमेटी बनती है सिविल सर्विसेज पे भी, और वहां पे उन्होंने कहा कि भाई इंडियन के लिए खोलो, और इंडियन के लिए खोल दिया गया। बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन वो क्या खोला गया? 1854 में खोला गया, लेकिन एग्जाम होगी केवल लंदन में, इंडिया में नहीं। जो डिमांड थी नहीं होगी। अब लंदन जाके कौन दे सकता है एग्जाम, बताओ? उस समय में किसके पास इतना पैसा होगा? केवल अंग्रेजी में एग्जाम होगा, तो अंग्रेजी सीखो। और सिलेबस जो है यूरोपियन क्लासिक, मतलब पूरे उसके पढ़ो, शेक्सपियर एंड ऑल, उसके विद्वान बनो। और मिनिमम एज 1876 तक जो है वो 19 साल पहुंच गया। अब बताओ 19 साल में कौन बच्चा इंडिया में इतना अंग्रेजी पढ़ के लंदन में जाके बनेगा? सो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जो 1857 के विद्रोह के बाद आता है। सीधा सीधा जो है कंपनी को भगा दिया जाता है। क्राउन अपने हाथ में, इंग्लैंड का राजा या रानी जो है वो सीधा सत्ता ले लेती है।
और ये कोवेनेंट सिविल सर्विसेज का नाम बदल करके इंपेरियल सिविल सर्विसेज कर दिया गया। इंपेरियल, राजा महाराजाओं वाली इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस, सॉरी इंपेरियल सिविल सर्विसेज था लेकिन शॉर्ट फॉर्म तो वही है, आईसीएस, जो बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज हो गए। सो इंपेरियल सिविल सर्विसेज, इसी के साथ में जो है जो पुलिस सर्विसेज को भी कहा गया इंपेरियल पुलिस सर्विसेज, आईपीएस को कहा गया इंपेरियल पुलिस सर्विस। पहले जो बनते हैं सिविल सर्वेंट इंडिया से, जो बनते हैं कोवेनेंट सिविल सर्वेंट या कह लो इंपेरियल सिविल सर्वेंट, वो होते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रिलेशन थे इनके रविन्द्रनाथ टैगोर के, क्या थे, चाचा या चचेरे भाई, ये सब जान लेना। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन आईसीएस, इसको आप लिख भी सकते हो। तो इंडिया की शुरुआत हो गई, फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और काफी सारे लोग जो है जाने लगे। इनफैक्ट जो एक नेशनलिस्ट, ग्रेट नेशनलिस्ट श्री अरबिंदो, जिनको हम लोग पढ़ते हैं, वो भी जो है सिविल सर्विसेज उन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन करने से भी इनकार कर, रिजाइन कर दिया। फिर जो है एटकिंसन कमिटी आती है, पब्लिक सर्विस कमीशन 1886-87 में, और उन्होंने कहा कि इस क्लासिफिकेशन को बंद करो, कोवेनेंट एंड अनकोवेनेंट, इसको खत्म करो, कोई कोई ऐसा नहीं रहेगा। फिर उन्होंने रिक्लासिफाई कर दिया सर्विस को, एक तो इंपेरियल सिविल सर्विसेज जो सुपीरियर सिविल सर्विस है, प्रोविंशियल जो अभी भी चल रहा है, एंड सबऑर्डिनेट सर्विस जो अभी भी चल रहा है। ये तीन जो है आजाद इंडिया में चलता रहा, इसका नाम इंडियन सिविल सर्विसेज हो गया, ये हो गया स्टेट सिविल सर्विसेज एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज। रिकमेंडेड रेजिंग ऑफ एज लिमिट टू 23, 19 से बढ़ा के 23, कितनी बड़ी कृपा कर दी। रिकमेंडेड होल्डिंग द एग्जाम इन इंग्लैंड, लेकिन कहा कि इंडिया में एग्जाम नहीं होगा, इंग्लैंड में ही होगा। ये बहुत बड़ी कमिटी थी इस कमिटी के रिकमेंडेशन की। फिर आता है, आपको पता है 1919 में मॉन्टेग चेसनफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आती है। उन्होंने कहा कि नो नो, ये बहुत गलत है, इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह होना चाहिए एग्जाम। और इंडिया में आपको याद रखना चाहिए कि इलाहाबाद, दिल्ली नहीं बना, कलकत्ता नहीं बना, इलाहाबाद में जो है सेंटर बना सिविल सर्विसेज का। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा सकता है कि इंडिया में पहली बार कहाँ सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ। इसलिए इलाहाबाद जो है पढ़ाई का मक्का बहुत सालों तक रहा, अब जाके वो डिग्रेड कर रहा है। बनारस एंड अदर यूपी में भी आगे अब बढ़ गए हैं, लेकिन इलाहाबाद शुरू से, क्योंकि वहां सिविल सर्विसेज के एग्जाम शुरू हुई थी। सो लंदन एंड इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज के एग्जाम 1922 से शुरू होते हैं। अब आती है 1924 में ली कमीशन, जो कि मॉन्टेग चेसफॉर्म रिफॉर्म में ही कहा गया था कि हम सिविल सर्विसेज रिफॉर्म करेंगे। उन्होंने कहा कि 50% सीट रिजर्व कर दो इंडियन के लिए इंपेरियल सिविल सर्विसेज में, अगले 15 साल तक जो है जरूर रहना चाहिए। रिजर्व नहीं कहा था, लेकिन 50% इंडियन आए, ऐसा उन्होंने कहा था। देन उन्होंने कहा कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाओ, जो बाद में यूपीएससी एंड पीएससी कहलाई। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, जो कि इंडिया को एक तरीके से पार्लियामेंट के बिहाफ में कंट्रोल करते थे, वो समझो कि इंडिया के मिनिस्टर थे, उनका जो है पूरा कंट्रोल होना चाहिए ऑल इंडिया सर्विस पे। उसी समय से ऑल इंडिया सर्विस की बात आ गई और प्रोविंशियल सर्विस की बात आ गई। तो इस ली कमीशन के रिकमेंडेशन के तहत पहली पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया 1926 में, जो बाद में समझो यूपीएससी बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आती है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो ब्रिटिश इंडिया में आई। उन्होंने जो है इस पब्लिक सर्विस कमीशन को एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से दिल्ली में स्टैब्लिश किया, एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टैब्लिश किया। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आजादी के बाद से यूपीएससी कहलाया, और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कमीशन स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन कहलाया। इंडिपेंडेंस के बाद आईसीएस का नाम जो है बदल के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया, तो शॉर्ट फॉर्म वही रहा, आईएएस। अब आई स्टैंड फॉर इंडिया, नॉट फॉर इंपेरियल। आईपीएस में आई स्टैंड फॉर इंडिया, नॉट फॉर इंपेरियल। तो ये, लेकिन दोनों का जो शॉर्ट नेम सेम रहा, एक्रोनेम, लेकिन ये बदल गया क्योंकि ये इंपेरियल हो गया, इंडियन हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सबसे ज्यादा कोवेटेड सिविल सर्विसेज। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही फेमसली कहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, आईसीएस, उसको भंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर कहते थे कि ये जो बाबू हैं, ये हाईली करप्ट हैं, हाईली इनफिशिएंट हैं, और ये अंग्रेजों के चमचे जैसे बड़े हुए हैं, इनको हटा देना चाहिए। इंडिया को यदि सुधरना है तो ये आईसीएस से हमें मुक्त होना पड़ेगा, एक अलग टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन होनी पड़ेगी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं, ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, इसको यदि हम हटाएंगे तो हम इंडिया को नहीं खड़ा कर पाएंगे। तो उन्होंने उसमें सुधार की बात तो की, लेकिन इसको बनाए रहने दिया। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस भी कहा जाता है। अब यहाँ आइए, आर्टिकल 310, 311, 312, जो वल्लभ भाई पटेल ने इसमें काफी काम किया था, वो क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये तीन जो आर्टिकल हैं वो सिविल सर्विसेज के ग्रंथ हैं। आर्टिकल 310 जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर पे चलती है। इसमें यह कहा गया है कि यूनियन में, सेंटर में जितने सिविल सर्वेंट्स हैं, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे एक्ट करते हैं। इसका मतलब कभी भी प्रेसिडेंट उनको हटा सकता है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। इसी तरीके से
ये भी कहता है कि स्टेट में गवर्नर के प्लेजर से जो है स्टेट के सिविल सर्विसेज एक्ट करते हैं। इसका मतलब कि जब तक गवर्नर के प्लेजर है तब तक आप रहते हो, तो उसको डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर आर्टिकल भी कहते हैं। 311 जो है वो फंडामेंटल राइट टू सिविल सर्वेंट भी कहलाते हैं। इसमें यह कहा गया है, ठीक है ये बात अलग है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के प्लेजर पे आप काम करते हो जब तक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी हटा दिया जाएगा। यदि प्लेजर को विड्रॉ करना होगा गवर्नर या प्रेसिडेंट को, बहुत लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आपको पहले चार्जशीट देना पड़ेगा कि क्या आपने अपराध किया जिसके चलते आपको प्लेजर विड्रॉ किया जा रहा है। इसके अलावा उसकी इंक्वायरी होगी, आपको उसमें बहस करने का मौका मिलेगा। इतनी लंबी प्रक्रिया बनाई गई है कि कई लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सिविल सर्वेंट्स को बर्खास्त करना, मतलब प्लेजर विड्रॉ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट टू सिविल सर्विसेज कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि आर्टिकल 311 ने सिविल सर्विसेज को जो है आलसी बना दिया है, कंप्लेसेंट बना दिया है, और ये इनको डर ही नहीं रह गया कि इनको सर्विस से हटाया जाए। कई लोग कहते हैं इस आर्टिकल को डाइल्यूट करना चाहिए। आर्टिकल 312 जो है ये AIS की बात करती है, ऑल इंडिया सर्विस की बात करती है। ये कहती है कि इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। यदि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से नेशनल इंटरेस्ट में ये कह दे कि ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट होनी चाहिए, 2/3 बहुमत या बहुमत देख लेना, बहुमत से कह दे कि ऑल इंडिया सर्विस नई क्रिएट होनी चाहिए और लोकसभा उसको पास कर दे रेजोल्यूशन को, तो नई ऑल इंडिया सर्विस प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से बन सकती है। ऑल इंडिया सर्विस हमने आपको बताया कि वो सर्विस है जो कि यूनियन या सेंटर रिक्रूट करती है, उसको पूरी सर्विस को मैनेज करती है, कैडर मैनेजमेंट, लेकिन वो काम करते हैं जनरली स्टेट के लिए, बैरिंग फ्यू ईयर्स, जबकि वो सेंटर में आते हैं ऊंचे पदों पे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने के लिए। अभी इंडिया में देखें तो आर्टिकल 312 कहता है कि 3 टाइप के सिविल सर्विसेज है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन जुडिशियल सर्विस। यस, इंडियन जुडिशियल सर्विस। आज तक इंडियन जुडिशियल सर्विस कभी कंस्टिट्यूट हुई नहीं, लेकिन एक जो 312 साइलेंट है जिसके बारे में वो कहता भी नहीं है, वो कंस्टिट्यूट हो गई है, इंडियन फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट सर्विस। अब ये क्या कैसे हुआ है, इसकी हिस्ट्री आप रिसर्च कर सकते हो कि क्यों 312 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं लिखने के बावजूद भी वो कंस्टिट्यूट हो गई, और क्यों इंडियन जुडिशियल सर्विस वहां मेंशन होने के बाद भी आज तक इंडियन जुडिशियल सर्विस कंस्टिट्यूट नहीं हुई है। चेक करो। अब आइए सिविल सर्विसेज रिफॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या होता है। आपको पता है कि वल्लभ भाई पटेल ने इसको रिटेन तो कर लिया, लेकिन इसमें जो करप्शन थी, इसमें जो इनइफिशिएंसी थी, इसमें जो चाटुकारिता थी, अंग्रेज दां थी, जनता से कटे होने का जो एहसास था, उसको सुधारने के लिए बहुत सारे काम करने बाकी थे। अब उस पर आपको आगे जानना है। एन गोपाला स्वामी अयंगर कमेटी बनती है 1949 में, समझो केवल 2 साल बाद, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं हमारा, लेकिन नेहरू जी ने ये कमेटी स्टैब्लिश कर दी। इस इन्होंने एक रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, इतनी बड़ी रिपोर्ट दी। उसमें उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री जो है ना अभी हैपाजार्ड है, तो आप मिनिस्ट्री को ठीक से ऑर्गेनाइज करो। यदि एग्रीकल्चर वाला मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट, तो उसको एक तरफ करो, जो कॉमर्स इंडस्ट्री के अलग करो, जो टेलीकॉम रेलवे इन सब की है, कस्टम रेवेन्यू के, तो जो अभी आप ऑर्गेनाइजेशन देखते हो उसका काफी सारा श्रेय एंगर कमेटी को जाता है। देन उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरीट को कहा कि बहुत स्ट्रेंथन करो, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन, कैबिनेट की बैठक करनी, उनकी जो डिसीजन को इंप्लीमेंट कराने के लिए कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग, ये सब कैबिनेट, उसी के तहत जो कैबिनेट सेक्रेटरीट को काफी स्ट्रेंथन किया गया। देन ये कहा गया कि कैबिनेट कमिटी सिस्टम बनाओ, जो कि इंग्लैंड से लिया गया, जैसे कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट एंड कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। ऐसे कितनी ही कैबिनेट कमिटी बने, क्योंकि ये हुआ कि इतनी बड़ी कैबिनेट की बैठक बुला बुला करके हर मामले पे चर्चा करना मुश्किल है, तो कैबिनेट की छोटी छोटी सब कमिटी बना दी जाए और वो जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन ले। आज के डेट में CCEA बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, CCS भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे ना सेक्रेटरी का क्या रोल होगा, अभी देखो इतने सालों में जो स्टैब्लिश हो गया है कि सेक्रेटरी कैसे क्या रोल करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसका रिलेशन मिनिस्टर से क्या है, ये सब आयंगर कमेटी में काफी डिटेल में लिखा गया। आपको पता होना चाहिए कि सेक्रेटरी जो है वो किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का हेड होता है सेंटर में, और वो रिपोर्ट सीधा करता है मिनिस्टर को। यहाँ पे एक बात समझनी है कि मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो इलेक्शन के बाद बदल जाते हैं। और जो सेक्रेटरी होते हैं वो परमानेंट होते हैं, आपको पता है, वो तो 33-35 साल शासन करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। तो उन दोनों का रिलेशन बहुत परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच का जो रिलेशन है, इसमें मैंने पूरा वीडियो बनाया है, देख लेना, वो बहुत ही टेनियस है, काफी मतलब कि फ्रॉट विथ सम डिफिकल्टी है।
कई बार आप देखोगे कि सेक्रेटरी का हाथ ऊपर हो जाता है, यदि मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन में नया हो, बहुत ज्यादा समझता नहीं हो, और कई बार सेक्रेटरी बहुत दबे दबे रहते हैं। यदि मिनिस्टर बहुत ही स्मार्ट हो और उनको गवर्नेंस का एक्सपीरियंस हो, तो फिर वो रियल जो है एग्जीक्यूटिव जो होना भी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्टर जो है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी देखो, मिनिस्टर सीधे पार्लियामेंट को, लोअर हाउस को अकाउंटेबल होते हैं, लोअर हाउस मतलब लोकसभा। और ये आर्टिकल 75(3) में है कि जो मिनिस्टर होंगे इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी लोकसभा को अकाउंटेबल होते हैं। तो अकाउंटेबल अपने हर एक्ट के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से मिनिस्टर होते हैं, सेक्रेटरी नहीं होते हैं। लेकिन इसीलिए सेक्रेटरी जो है, दे शुड बी अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर, सो दैट कि सेक्रेटरी की अकाउंटेबिलिटी जो वो है मिनिस्टर को, और मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी है लोकसभा को, और लोकसभा की है पीपल को। तो इस तरीके से जो है सेक्रेटरी पीपल को इनडायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं, मिनिस्टर लोकसभा के थ्रू होते हैं। तो इसके चलते दोनों का रिलेशन आप समझ सकते हो किस टाइप का है। तो ये सारी बातों पे उन्होंने कहा, कोऑर्डिनेशन मशीनरी जो कैबिनेट सेक्रेटरीट करते हैं, उसके रोल को यहाँ पे निभाया। मतलब उन्होंने डेलिनिएट किया कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कैसे होगी। इनफैक्ट ये आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नेंस में यही होती है। हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो अपने साइलोज में काम करता है, वो अपने ही डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो है, जैसे हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, हर चीजें अपने कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में देखना, उसी तरीके से हर डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट के भले बुरे कॉन्टेक्स्ट में हर चीजों को देखता है। दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इसके चलते इतना गलत होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक हाथ नहीं जानता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है, एक ही प्रोजेक्ट पे दो डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हुए भी पाए जाते हैं। तो इसको उन्होंने ब्रेक करने के लिए एंगर कमिटी ने कहा कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एंड दैट कैबिनेट सेक्रेटरी वो करना चाहिए। देन उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड मैटर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्टाफ जो है वो कितने होने चाहिए, वो कैसे फंक्शन करने चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए डिपार्टमेंट का एक मिनिस्ट्री में, या डिवीजन का, उस डिवीजन को कैसे हेड करेगा। सेक्रेटरीट सिस्टम की जो पूरी व्यवस्था अभी आप देखते हो, वो एंगर कमिटी ने बनाया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डेफिनेटली पता होना चाहिए कि फाइल कैसे मूव करेगी, क्या चैनल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, किसको क्या पावर डेलीगेटेड होगा। तो एक पूरी जो इंडियन मशीनरी जो आई सिविल सर्विसेज की इंडिया में, वो एंगर कमिटी के रिकमेंडेशन का बहुत बड़ा हाथ था। फिर आती है 2 ही साल बाद एडी गोरवाला कमेटी। ये प्लानिंग कमीशन तब तक बन गई थी 1950 में, उन्होंने जो है अपॉइंट किया था एडी गोरवाला कमेटी को। इसका फोकस जो है प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी होती है या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको उसके क्या क्या फीचर होने चाहिए और क्या सुधार होने चाहिए, इस पर इसका फोकस ज्यादा था। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन जुलाई 1951। ये सब आप एग्जामिनेशन में बिल्कुल लिख सकते हो। उनकी जो मेन रिकमेंडेशन थे, बस ये लिख भी दोगे ना एक एक लाइन, तब भी आपका काम हो जाएगा सेमेस्टर एग्जाम में। इनका मेन फोकस था कि करप्शन नहीं होना चाहिए, मोरल इथिकल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स पे उन्होंने इतना जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप एक इथिकल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, जनता को महसूस भी होना चाहिए कि हमारे सिविल सर्वेंट जो है वो इथिकल है, मोरल है, वो करप्ट नहीं है। इथिकल होने का मतलब ये नहीं कि इनइफिशिएंट हो जाओ, डिसीजन मतलब इफिशिएंट भी होना है, और आपको न्यूट्रल होना है। यहां से शुरू हुई एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी, जो इंग्लैंड में जो है सर चढ़ के बोलती है। वहां ये माना जाता है, और इंडिया में भी इसको अपनाने की कोशिश की गई है, कि कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो स्टेट के लिए लॉयल होना चाहिए, इंडियन स्टेट, ना कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए, उस दिन के गवर्नमेंट। क्यों? उसका प्रॉब्लम है पार्टी पॉलिटिक्स। कोई भी जो इंडियन गवर्नमेंट चलती है, चाहे स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में, वो एक आइडियोलॉजी चलती है। अभी आप देखो बंगाल में कितनी, जैसे गवर्नमेंट बदली पूरी आइडियोलॉजी बदल गई, आप देख रहे हो। तो जो सिविल सर्वेंट क्या अपनी आइडियोलॉजी बदल लेंगे? क्या वो जो है जो चेंज आइडियोलॉजी के अनुसार? नो। उनका ये कहना है कि सिविल सर्विस को ये जरूर है कि आपको मंत्री की बात माननी है, क्योंकि अकाउंटेबल है वो जनता को थ्रू पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। लेकिन आपको इम्पार्शियलिटी मेंटेन करनी है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। जहां आपको ये फील हो कि ये जो गवर्नमेंट का निर्णय है वो आइडियोलॉजी से गाइडेड है, तो आपको थोड़ा रजिस्ट तो करना पड़ेगा, रिस्क भी लेना पड़ेगा। ये कहने बहुत आसान है, लेकिन आप सोच के देखो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है एक इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट के लिए, कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर को इस बेसिस पे रजिस्टर करे कि ये तो आपके पार्टी के आइडियोलॉजी से गाइडेड है, और ये स्टेट के हित के लिए नहीं है। इस पे जो है उसको इतनी पनिशमेंट मिल सकती है, ट्रांसफर और विजिलेंस एंड ऑल, और ये हो चुका है कि हर इंडिविजुअल ऑफिसर डर के ऐसा करता है। और इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी एक किताबों में ही रह जाती है, वो रियल में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन उसकी बात इन्होंने की।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, मतलब कि ये पैट्रोनेज बेस्ड नहीं होनी चाहिए, निपोटिज्म नहीं, भाई भतीजावाद नहीं होनी चाहिए। एंड सिविल सर्विसेज को ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए। इसी के बेसिस पे मसूरी और हैदराबाद इन सब में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन किया गया, खोला गया। रिलेशन बिटवीन परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड मिनिस्टर पे काफी उन्होंने लिखा, एंगर कमेटी के जैसा ही। और इन्होंने उसके आगे भी वो बढ़े, उनका कहना था जो ब्यूरोक्रेसी है उसका नाता लेजिस्लेचर से कैसा होना चाहिए, जो पार्लियामेंट्री कमिटी से कैसा होना चाहिए, ऑडिट सीएजी से कैसा होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से कैसा होना चाहिए, अदर जो इंस्टीट्यूशन है उससे कैसा होना चाहिए। इस पर उन्होंने काफी जो है, और आज भी ये बहुत ही ट्रिकी मामला है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेसी कैसे आपस में इंटरेक्ट करती है, सीएजी और ब्यूरोक्रेसी कैसे इंटरेक्ट करती है, लाइक दैट। इंसुलेशन फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वही बात की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो सिविल सर्वेंट है, जो कि वुड्रो विल्सन ने कहा था, वो एक न्यूट्रल, इम्पार्शियल, प्रोफेशनल, इफिशिएंट बॉडी होनी चाहिए, जो पॉलिटिक्स से अलग हो। नो पॉलिटिक्स, आपको जो पॉलिटिक्स करना है नेता करे, मिनिस्टर कर सकते हैं, आप पॉलिसी बनाओ अपने अपने आइडियोलॉजी से, हम उस पॉलिसी को न्यूट्रली, इंडिपेंडेंट वे में, ऑटोनोमस वे में लागू करेंगे जो आप कहोगे, लेकिन हम आपके आइडियोलॉजी से गाइडेड नहीं होंगे, ये होना चाहिए। देन पब्लिक कॉन्फिडेंस, अर्न ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक, वो उन्होंने कहा पब्लिक स्पिरिटेडनेस होनी चाहिए। आपको जो है पब्लिक का ट्रस्ट जीतना है, जो कि अभी बहुत कम है। क्या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पे पब्लिक का ट्रस्ट है? आप यदि सर्वे करा लो तो ना तो हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और उस उतना ही कम ट्रस्ट हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर पे भी करते हैं, और अब तो जजेस पे भी कम करने लगे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। यदि इन सब पे हमारी ट्रस्ट कम हो जाएगी तो पूरी जो सिस्टम है उस पे हमारी ट्रस्ट कम होगी, और वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें पहले उसको सुधार करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए कि जनता को ट्रस्ट हो, जनता को प्राउड हो कि ये हमारे लीडर है, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, ये हमारे भलाई के लिए, हमारी सेवा के लिए है, हमारे आगे बढ़ करके ये हमें जो है हेल्प करते हैं, ना कि ये अपने अट्टालिकाओं में रहते हैं और अपनी ही दुनिया में जो है पावर, निपोटिज्म और जो है सुविधा भोगी ये क्लास है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। सो इसकी बात उन्होंने की, एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस की बात की, कि विजिलेंस मैकेनिज्म होना चाहिए करप्शन को दूर करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप कल भरोसा करो कि इथिकल हो जाएगा, करप्शन फ्री हो जाओगा। इसी के बेसिस पे जो है सांता नाम कमेटी बनी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया, और बाद में लोकपाल की भी अनुशंसा हुई। एंड देन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा, क्योंकि उस समय में पीएसयू जो है कमांडिंग हाइट ऑफ इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करने लगा था। जितने भी जो भाखड़ा नांगल डैम एंड हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एंड भेल सेल एंड ऑल, ये सब स्टैब्लिश हुए थे, और एक तरह का मिक्स्ड इकोनॉमी था, इसमें पब्लिक सेक्टर जो है बड़ी बड़ी काम करती थी। तो उसमें भी क्या रिफॉर्म होने चाहिए, इस पे उन्होंने काफी काम किया है। इसके अलावा सेंट्रल स्टेट की जो रिलेशन है, जो शुरू से ही जो है तानातानी शुरू हो गया था, उसको कैसे कोऑर्डिनेशन बना रहे, इस पे भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। फिर जो है पॉल एच एपल बाई, जिसको हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाते भी, बहुत बड़े विद्वान थे, उनको इंडिया ने बुलाया, कहा कि भाई हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे आप सलाह दो, स्टडी करो। उन्होंने दो रिपोर्ट दिया, 53 और 56 में। पहला रिपोर्ट का नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, रिपोर्ट ऑफ ए सर्वे। उन्होंने सर्वे करके जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया, कहा कि एक इंस्टीट्यूट खोलो, उसका नाम जो भी हो, लेकिन वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च करे, लोगों को बताए और आगे बढ़ाए। तो वो जो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट खुली, इसका नाम पड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईआईपीए। आज भी जो है वो दिल्ली में आईटीओ के पास में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। लेकिन उसका कितना रोल है सिविल सर्विस रिफॉर्म में, ये इस पर रिसर्च का विषय है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रोल वो निभा पाए हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट पे अगेन उन्होंने बहुत जोर दिया, जैसे कि अदर कमेटी ने दिया था। वो आईआईपीए का भी उसमें रोल होना चाहिए। उन्होंने एक जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया, जो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो ये डिपार्टमेंट बन चुका है, डीओपीटी। उन्होंने कहा कि ओएनएम जो है होना चाहिए। इंग्लैंड से आया था, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड डिवीजन। इनफैक्ट इंग्लैंड, मेरा कहना थोड़ा गलत ही होगा, ये अमेरिका से ज्यादा आया था। पॉल एच एपल बाय अमेरिका से प्रभावित थे, मुझे लगता है वो अमेरिका के ही थे, चेक कर लेना। तो वहां पे ना ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड था, मतलब कि आपको पूरे मिनिस्ट्री में रिसर्च की जाती है कि कितने स्टाफ चाहिए, क्या काम आप करते हो, उसके लिए कितने स्टाफ चाहिए, किस किस लेवल के चाहिए, और वो स्टाफ कैसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होंगे। इसको ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स कहते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ओएनएम डिवीजन क्रिएट करो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट में स्टैब्लिश की गई, बाद में ये डीओपीटी नाम के पूरे एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट हुई, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में काम करती है प्राइम मिनिस्टर के अंदर। तो
बाद में जो है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में लिखो कि मार्च 1954 में कैबिनेट सेक्रेटरी में ओएनएम डिवीजन खुला, जो बाद में धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस करके डीओपीटी बन गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में। इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में इन्होंने कहा कि मॉडर्नाइज करो और ज्यादा एफिशिएंट बनाओ उसको, और इनका फोकस ज्यादा जो है, जो अमेरिकन होता है ना, मेथड एंड प्रोसीजर पे था। एक एसओपी बनाओ कि कैसे होगा, कोई डिसीजन कैसे ली जाएगी, कोई फाइल कैसे क्लियर होगा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को बनेगी, सबका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाओ। देन सेकंड रिपोर्ट इन्होंने कहा री एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, 3 साल बाद उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरप्राइज को रिफॉर्म करने की बहुत जरूरत है। उनको पावर डेलीगेट करो, इनको अकाउंटेबल बनाओ, उनको ऑटोनोमस। आज तक डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करती है। जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, मान लो बीएसएनएल है, सेल है, भेल है, सबके सीएमडी यदि आप देखोगे तो वो मंत्रालय से गाइडेड होते हैं। सीधे मंत्री के जो ऑफिस होते हैं वो भी उनको गाइडेंस देते हैं, जो सेक्रेटरी का ऑफिस होता है वो भी उनको गाइडेंस देता है। लास्ट जो गाइडेंस वो लेते हैं वो अपने स्टेक होल्डर की लेते हैं, जो कि उनके यहाँ कई तो गवर्नमेंट के डायरेक्टर ही होते हैं, लेकिन बाकी डायरेक्टर की बात कम सुनी जाती है। इसके चलते ही अधिकतर पब्लिक सेक्टर, जैसे एयर इंडिया बिक गई, बीएसएनएल नहीं बिक रही लेकिन उसकी हालत खराब है, और जितनी भी पब्लिक सेक्टर है, कितने सारे पब्लिक सेक्टर सिक हो गए, कुछ ही पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट में चल रहे हैं। और उसका कारण है कि उनको पावर डेलीगेट नहीं किया गया, उनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा गया, उनको प्रोफेशनल डिसीजन नहीं लेने दिया गया है। तो इसी बात पे उन्होंने जो है फोकस किया। प्रोफेशनलाइजेशन होनी चाहिए, ग्रेटर स्पेशलाइजेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। यहाँ पे जो है आप याद करो, जो इंग्लैंड में भी इस पे जो है फुलटन कमिटी से लेकर के और कई कमिटी में ये चर्चा होती थी कि सिविल सर्विसेज जो है वो स्पेशलाइज होनी चाहिए, जनरलाइज होनी चाहिए। जनरल सिविल सर्वेंट जो आईएएस है, क्या उनको रूल करना चाहिए, मतलब उनको बड़े बड़े पोस्ट पे रखना चाहिए, या यदि कोई सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है तो उसमें कोई सिविल एविएशन एक्सपर्ट को सेक्रेटरी बनना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो उसमें किसी साइंटिस्ट को बनना चाहिए, ये बात ये कहते थे। आप एक्सपर्ट को बनाओ ना, कोई यदि रेवेन्यू मिनिस्ट्री है तो कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो है उनको उसका सेक्रेटरी बनाओ। आईएएस कैसे जो है वो रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी चला सकता, टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी चला सकता, वो सिविल एविएशन का मिनिस्ट्री भी चला सकता और पोर्ट शिपिंग का भी चला सकता, कैसे? ये चीज प्रधानमंत्री ने एक बार लोकसभा में कहा, बहुत ही उद्विग्न होकर के, कि क्या बाबू ही जो है हवाई जहाज भी उड़ाएंगे, पोर्ट भी चलाएंगे एंड ऑल। ये बात है, लेकिन वो हो नहीं पाई उस तरीके से। वही बात ये कह रहे हैं कि ग्रेटर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, स्पेशलिस्ट को लाओ। पूरी दुनिया में स्पेशलिस्ट जो है रन करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि अब सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट और किसी को भी मैनेज करना जो है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब हो चुका है। ये जर्नलिस्ट कॉमन सेंस से नहीं होता है जो कि एक जर्नलिस्ट सर्विस करते हैं। इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए। देन इसके अलावा उन्होंने फोकस किया डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन पे। मतलब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इज ए बैड एडमिनिस्ट्रेशन। जितना आप डिसेंट्रलाइज करोगे, जितना आप नीचे दोगे, सब्सिडियरिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए, निर्णय वहां लिए जाना चाहिए जहां जनता सबसे करीब है, तभी जो है वो अच्छी डिसीजन होगी। जितनी दूर बैठ करके, जैसे एक कविता का है ना कि जनता धरती पे बैठे है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना दूर मही से उतना वही बड़ा है। धरती से ऊपर यदि आप उठते जाओगे, मतलब आप दिल्ली से डिसीजन लेकर के जो है एक सुदूर बंगाल के गांव में या बिहार के गांव में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। वो तो पंचायत जो राज है वो यदि डिसीजन ले अपनी जनता से बात करके, तभी वो निर्णय जो है वो जनता के लिए अच्छी आउटकम लाएगा। ये भी यही बात उन्होंने कही, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। देन कम्स द ट्रू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो क्रक्स है इस पूरे वीडियो का। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, अभी तक 2 ही बार जो है सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया है, तो वो तो आपके आंसर में बिल्कुल मतलब एकदम मेन जगह पे आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 से 70 के बीच में बनी। कुछ टिट बिट मतलब फैक्ट की 19 इसकी कंस्टिट्यूशन हुई थी 5 जनवरी 1966 को। इसके पहले चेयरमैन थे मोरारजी देसाई, लेकिन बाद में जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो के हनुमंथैया ने संभाला चेयरमैन का। तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने 20 रिपोर्ट सबमिट किए जिसमें 537 मेजर रिकमेंडेशन थे। मैं तो कुछ ही को यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है कि यही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी जिसने लोकपाल और लोकयुक्ता के इस्टेब्लिशमेंट के लिए रिकमेंडेशन दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। लेकिन क्या हुआ, 40 साल से भी ज्यादा लग गए उसको लाने में, और लाने के बाद भी क्या हुआ, कुछ खास नहीं। सेंटर स्टेट रिलेशन पे इन्होंने काफी काम किया। इन्होंने कहा कि जो दोनों के बीच का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है उसको और स्मूथ करने की जरूरत है, प्रोजेक्ट को साथ चलाने की जरूरत है, दोनों को मिलकर काम करने की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात उन्होंने की। इन्होंने फाइनेंस ऑडिट और अकाउंट्स पे काफी काफी काम किया।
इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो सेपरेशन हुआ था 1976 में ऑडिट और अकाउंट का, शायद इनके ही रिकमेंडेशन पे हुआ था। इसको वेरीफाई करने की जरूरत है। इन्होंने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म की बात की, बजट में रिफॉर्म की बात की कि आउटकम बेस्ड बजट होनी चाहिए, एंड ऑडिट में भी सीएजी और उसमें भी रिफॉर्म की बात की। इसके अलावा उन्होंने भी जो है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात की कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नीचे के ऑफिसेज में डेलीगेट होनी चाहिए, जिससे कि जनता के करीब फैसला दिया जाए। इन्होंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे खासा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि वो जनता के ज्यादा करीब है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको स्ट्रेंथन करो, उसको और मजबूत करो, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो, ट्रेनिंग करो, उसको कैपेबल करो, उनको डेलीगेट करो, डिसेंट्रलाइज करो। साइंटिफिक डिपार्टमेंट और रेलवेज के बारे में उनका कहना था कि ये स्पेशलाइज डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इनमें जो है अलग टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, और यहाँ पे इफिशियंसी और डिले का कोई स्थान नहीं है। इसको बहुत ही ज्यादा सुपर, इसको एक स्पेशलाइज एजेंसी की तरह चलाया जाना चाहिए। देन कम्स द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो 2005 में स्टैब्लिश होती है 31 अगस्त को। इसके चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। बाद में जो है वीरप्पा मोइली इलेक्शन लड़ने के लिए 2009 में जब खड़े होते हैं तो ये चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे देते हैं और वी रामचंद्रन इसके बनते हैं चेयरमैन। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इन्होंने 15 रिपोर्ट सबमिट किए 2006 से 2009 के बीच में। आगे मैंने उसका लिस्ट भी दिया है। इनकी जो मेजर रिकमेंडेशन थी, इन्होंने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन लागू भी हुई इनके रिकमेंडेशन पे। गुड गवर्नेंस की बात इन्होंने की। इन्होंने जो है सर्विस डिलीवरी की बात की कि इफिशिएंट होनी चाहिए, उसमें आईटी का यूज होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल कैपेसिटी होनी चाहिए इफेक्टिव इंप्लीमेंट करने के लिए सोशल वेलफेयर इंटाइटलमेंट को। और इन्होंने डिजास्टर एंड क्राइसिस मैनेजमेंट की भी बात की, जिसके बेसिस पे एनडीएमए और एसडीएम बना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ, एंड ये सब बना। इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात की, जिससे कि पॉलिटिक्स को सुचिता किया जाए, करप्शन और जो जो नेक्सस है क्रिमिनल पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी की, उसको तोड़ा जाए। इन्होंने लोकपाल सेंटर में लाया जाए और लोकायुक्ता स्टेट में, जो कि एक ओम्बड्समैन का काम करेगा, जो कि पब्लिक ग्रीवांस को भी दूर करेगा, और जो ब्यूरोक्रेसी या पब्लिक सर्विसेज में जो करप्शन है उसकी भी वो निगरानी करेगा। क्या हो पाया हम लोग जानते हैं। देन उन्होंने ये भी कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसको रिफॉर्म करना चाहिए, उसको और स्ट्रांग बनाना चाहिए। उन्होंने विसल ब्लोअर की बात की, जो बाद में 2011 में विसल ब्लोअर एक्ट आया। विसल ब्लोअर किसको कहते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, घुसपैठिया, जिसको विभीषण आप कह सकते हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है लेकिन वो खबरी होता है, और वो दुनिया को बताता है देखो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करप्शन हो रहा है, क्योंकि अंदर के ही लोग केवल जो है सीटी बजा सकते हैं। विसल ब्लोअर वो सचेत करते हैं कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में सड़ांध है, देखो। और ऐसे लोगों की जीवन पे बनाती है। कितने विसल ब्लोअर को गोली मार दिया गया है, कितने को परेशान किया गया है, इसके चलते जो है एक्ट बनी उनको प्रोटेक्शन का। लेकिन आज भी लोग इतना डरते हैं कि अधिकतर लोग तो विसल ब्लोअर बनना ही नहीं चाहते हैं। एक कोड ऑफ इथिक्स फॉर मिनिस्टर जो है वो लाया गया, लेजिस्लेचर और सिविल सर्वेंट, मतलब जिसको के बाद में सीसीएस सीसीए रूल स्ट्रेंथन किया गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोड ऑफ इथिक्स। तो इथिकल गवर्नमेंट जो एंगर कमीशन ने बात किया था, उसको और ये आगे लेवल पे ले जाते हैं। इनकी यदि और आप देखो तो पुलिस रिफॉर्म की बात किया उन्होंने। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन जो विंग होता है वो लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन से अलग होना चाहिए। आप देखो एक दरोगा होता है, एक सब इंस्पेक्टर, अब वो कहीं पे कोई क्राइम हो गया, चोरी हो गया तो दौड़ता है, और वही जो है वो इंस्पेक्शन, वो जो इन्वेस्टिगेशन भी करता है, कोई क्राइम 3 महीने पहले हुई थी उसका। उन दोनों को उन्होंने अलग अलग करने की बात की, अलग हुई भी है कई जगह। देन उन्होंने कहा कि जेन्युइनली जो है फंड को डिवॉल्व करो, नीचे के लेवल पे ले जाओ, और फंक्शन और फंक्शनरी को भी करो। 3F, केवल फंड मत दो, आप जो काम करने वाले ऑफिसर है उनको भी नीचे भेजो, जिससे कि वहां कैपेसिटी बिल्ड हो, क्योंकि उनके पास में अच्छे ऑफिसर्स ही नहीं है नीचे में, तो क्या डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे। और फंक्शनरी मतलब फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरी, उनको जो है रोल दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, पैसे दो, और फंक्शनरी और ऑफिसर्स भी दो, पंचायती राज को और यूनियन अर्बन लोकल बॉडीज को। तो ये जो है इसके इसके तहत बहुत सारे हुए, लाइक अर्बन लोकल बॉडीज में भी ओम्बड्समैन की बात जो है उन्होंने की, और केरला में स्टैब्लिश भी हुआ। कैपेसिटी बिल्डिंग करो स्टेट को टू मैनेज एंड रिजॉल्व इंटरनल कन्फ्लिक्ट, कंप्रिहेंसिव डेडिकेटेड एंटी टेररिज्म लॉ उस पे ही लॉ बहुत सारे लाए गए, यूपीए एनआईए बहुत तरह के लॉ। एडिक्वेट सेफगार्ड लेकिन होना चाहिए उन्होंने कहा। कोऑपरेटिव को रोल को बढ़ाया गया, 97th अमेंडमेंट भी इस पे आया। एनजीओ जो सिविल सोसाइटी को गवर्नमेंट गवर्नेंस में रोल होना चाहिए। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो ये कोलेबरेटिव गवर्नेंस की बात है, जिसको हम गुड गवर्नेंस का पार्ट मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा सिविल सर्वेंट का फिक्स टेन्योर होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग से सिविल सर्वेंट डर जाते हैं। उनको जो पॉलिटिकल लीडर जो डराते हैं कि भाई तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे। यदि उनको फिक्स टेन्योर हो, सेक्रेटरी को आप नहीं हटा सकते 2 साल में, किसी अफसर को नहीं हटा सकते, तो वो निडर होकर के काम करेगा।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि सबको आप ऐसे ग्रेड कर दो आपने लॉयल्टी के बेसिस पे या सब्जेक्टिव, किसने क्या परफॉर्मेंस किया है उसके बेसिस पे। बाद में अपार सिस्टम आई, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिव्यू करके, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ 2 इंटरवल्स फॉर रिव्यू ऑफिसर्स। उन्होंने ये कहा कि ऑफिसर मान लो कि 40 साल का हो गया तो रिव्यू करो कि इसको सर्विस में रहना है कि नहीं, 50 साल का हो गया तो रिव्यू करो उसको रहना है कि नहीं, ये सब भी उन्होंने कहा, वो भी एक्सेप्ट किया गया। प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस तो इतना ज्यादा आया, आपको पता है, पासपोर्ट सेवा से लेकर के माई गॉव एंड मेनी अदर, अब जो है ई गवर्नेंस, जहाँ की इलेक्ट्रॉनिकली जो आप गवर्नमेंट से जुड़ते हो उसकी सेवा लेते हो। स्मार्ट वे फॉरवर्ड, स्मार्ट का फुल फॉर्म देख लेना नेट पे, मतलब ये गवर्नेंस से रिलेटेड है। सिटीजन चार्टर की उन्होंने बात की, उसको स्ट्रेंथन करने की, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म और अच्छा होना चाहिए, इसी बेसिस पे सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल सीबी ग्राम्स जो है ओपन किया गया। यहाँ पे पब्लिक ग्रीवांस को काफी वैल्यू दिया गया, एंड एक सेवोत्तम मॉडल जो है वो जो जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में एक पूरी डिपार्टमेंट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, उसका नाम है शॉर्ट में डार ई जी, फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस। तो उन्होंने सेवोत्तम मॉडल अपनाया कि इसमें सिटीजन चार्टर होगा, ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म होगा, और क्विक जो है डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी, मतलब जो हमारे सिविल सर्विसेज है वो करेंगे। देन सिंगल लाइन ऑफ कमांड होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि एक ऑफिसर दो को रिपोर्ट करते हैं, उससे कोई मतलब फिक्स जो यूनिटी ऑफ कमांड जो पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में, उसको यहाँ लाने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि मिनिस्ट्री काफी बिखर गई है, एक ही टाइप की मिनिस्ट्री, एक ही टाइप का काम तीन तीन मिनिस्ट्री करते हैं, उसको कंसोलिडेट करो। ये हुई भी, लेकिन फिर बाद में तो और भी बिखर गई। रिफॉर्म इन बजटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ सिस्टम, आउटकम बेस्ड बजट। इन्होंने ये कहा कि बजट अभी आप कैसे बनाते हो, लाइन बजट बनाते हो कि 10 पेंसिल खरीदनी है तो इतने पैसे, यही यही हर लाइन होता है आइटम, ये चीज करनी है, लेकिन ये किस प्रोजेक्ट में जाएगा, उस प्रोजेक्ट का ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा, उस पर आपका कोई फोकस नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आउटकम बेस्ड बजट बनाओ, आप ऐसे बनाओ कि ये प्रोजेक्ट हम लाना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट में इतना खर्चा होगा और इससे ये बेनिफिट होंगे, उसको आउटकम कहा गया। और आप देखो कि बेनिफिट ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं, यदि बेनिफिट हो रहे हैं तभी आपको बजट मिलेगा। दिस टाइप की बात उन्होंने की, जो कि हो नहीं पाया। नीति आयोग ने आउटपुट आउटकम मैट्रिक्स बनाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी लाइन बजट ही एक तरह से चलती है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट सेक्रेटरिएट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन वही बात जो पॉल एपलबाई कर रहे हैं, एंगर कर रहे हैं, एडी गोरवाला कह रहे हैं कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल को बदलने की जरूरत है, वो वही चल रहा है जो वारेन हेस्टिंग्स के समय से चल रहा है। उसको एक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बदलने की जरूरत है। उसको वहां डिस्ट्रिक्ट का जो है विकास अधिकारी होना चाहिए, पब्लिक रिलेशन अधिकारी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का मॉडल ऑफिसर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट को प्रगति के राह पे डालना है, ना कि वो जो है कलेक्टर राजा की तरह बिहेव नहीं करना है। और फील्ड लेवल गवर्नेंस को स्ट्रीट लेवल गवर्नेंस, लेपेस्की ने कहा, उसको स्ट्रेंथन की जरूरत है। जो तहसीलदार होते हैं, सूबेदार होते हैं, जो स्ट्रीट पे जो ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस हैं, जो जो ऑफिस में जो जहां टैक्स जमा करने जाते हो एंड ऑल, ये सब जो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट जो जो कि आपके चेहरे देख करके और आपका आपको रूल बताते हैं, उसको बहुत सुधार करने की बात जो है इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने की। इसकी जो 15 रिपोर्ट थी मैंने दे दिया है, इसको दे इसी की मैंने वर्णन मैंने अभी की है, लेकिन जैसे फर्स्ट रिपोर्ट था राइट टू इन्फॉर्मेशन, सेकंड अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, तो इसमें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग इसकी बात थी, क्राइसिस मैनेजमेंट आपने देखा एनडीएमए और एसडीएमए, इथिक्स इन गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नेंस एंड ऑल। तो ये सब इसको रट भी सकते हो, लिख भी सकते हो। अब फाइनली मैं बताना चाहता हूँ मिशन कर्मयोगी जो 2020 में लॉन्च होती है सितंबर 2 को, कोरोना काल चल रहा था उस समय में। और उसमें ये हुआ कि जो ब्यूरोक्रेसी हमारी है, ये मोदी जी का सपना था कि ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है उसको बदलने की जरूरत है। वो रूल बेस्ड है, किताबें देखते हैं, रोल बेस्ड नहीं है। मतलब ठीक से पता नहीं होता, मतलब एक सिविल सर्वेंट किसी पोस्ट पे जाता है, वो उसको कुछ पता नहीं होता कि एग्जैक्ट उसका रोल क्या है। वो बस अपने सीनियर से पूछता है कि इस पोस्ट पे हमें क्या करना है, उसको जो बताता है, और वो कानून केवल देखता है, रूल क्या है, प्रोसीजर क्या है, पहले क्या किया गया है, मैं ऐसे ही करूंगा। और इससे कोई ज्यादा चेंज नहीं हो पाता है। तो उन्होंने कहा कि नो, रूल से रोल पे शिफ्ट करो। मतलब क्या है, एफआरएसी फ्रेमवर्क बनाओ, हर पोजीशन जो गवर्नमेंट में है उसको ठीक से डिफाइन करो कि उसका क्या रोल है, क्या काम है उसका, और उससे क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है, और उस आउटकम को अचीव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी क्या करना पड़ेगा, और उन एक्टिविटी को करने के लिए उसके पास कंपिटेंस है क्या, क्षमता है क्या। और उस क्षमता को भी, कंपिटेंस को भी 3 डायमेंशन में जज करना है।
उसको डोमेन क्षमता है। मान लो कि कोई रेवेन्यू मिनिस्ट्री में कोई है, एक पर्टिकुलर रोल है, उसके लिए 10 एक्टिविटी करनी है। क्या उसको रेवेन्यू मैनेजमेंट की समझ है, टैक्सेशन की समझ है, कि केवल बस कॉमन सेंस है? तो ये डोमेन नॉलेज है। क्या फंक्शनल कंपिटेंसी है? फंक्शनल कंपिटेंसी मतलब कंप्यूटर चलाने का, कम्युनिकेशन करने का, वो कंपिटेंसी जो किसी पर्टिकुलर डोमेन या सब्जेक्ट से एग्नोस्टिक है, गाइडेड नहीं है। आपको हर डिपार्टमेंट में एक ही टाइप का चाहिए। उसमें जो हमारे जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, लाइक आईएएस, वो बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि उनको अच्छी कम्युनिकेशन आती है, अच्छी अंग्रेजी लिखने आती है, हिंदी लिखने आती है, और कंप्यूटर की भी ज्ञान यदि उनको अच्छी है तो उनका फंक्शनल कंपिटेंस काफी सही होता है। लेकिन डोमेन कंपिटेंसीज में जर्नलिस्ट पीछे हो जाते हैं। देन तीसरा आता है बिहेवियरल कंपिटेंस। क्या आप सुनने की क्षमता है? ऑलमोस्ट अधिकतर हायर ब्यूरोक्रेसी में सुनने की क्षमता नहीं है, वो जनता की नहीं सुनते। आप यदि आधी लाइन बोलो तो बीच में काट देंगे। सुनना, इम्पैथी होना, इम्पैथी नहीं है, मतलब वो अलग ही अपनी दुनिया में है। इम्पैथी का मतलब होता है कि यदि कोई जनता जाए, गरीब जाए, तो वो उसके जूते में अपने पांव रख के सोचना शुरू करे कि इसको कैसा लग रहा होगा अभी। ये नहीं है। इस तरह की इमोशनल जो बिहेवियर होता है, क्या आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो? क्या आपने सबऑर्डिनेट को आप ये फील कराते हो कि केवल आप उससे काम नहीं ले रहे हो, उसके बारे में सोच भी रहे हो? क्या आप उनको कोई ऐसी बात तो नहीं कहते जो चोट पहुंचाने वाले, लेकिन केवल वो सह लेते हैं क्योंकि वो आपके सबऑर्डिनेट हैं? क्या आप उस तरह का माहौल लीडरशिप खड़ा करते हो जहां कॉन्फिडेंस हो, जहां आपके बिहेवियर से वो प्रभावित हो? ये सारे बिहेवियरल कॉम्पिटेंस में आते हैं। तो ये तीनों कॉम्पिटेंसी जज की जाती है। और फिर क्या होता है कि जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, उनको ही उस रोल में अपॉइंट करना है। ये मिशन कर्मयोगी का एम था। आई डोंट नो कितना सफल हुआ है, तो रिसर्च का विषय है। देन इन्होंने जो है एक आई गॉट प्लेटफॉर्म खोला, क्योंकि वो कोरोना का टाइम था, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसका नाम रखा गया इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, आई गॉट। उसके लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनी, और वहां पे हजारों कोर्स जो कि सिविल सर्विसेज को ट्रेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स उसमें दिए गए। उसमें प्यून से लेके सेक्रेटरी तक को ये कहा गया कि आप उस कोर्स को ऑनलाइन लर्न कीजिए। सो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लर्निंग होगी, प्यून भी लर्न कर सकता है, सेक्रेटरी भी लर्न कर सकता है। देन कर्मयोगी भारत एक एसपीवी, एसपीवी मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो एक पब्लिक सेक्टर जैसा है, उसको खड़ा किया गया, जो इन सबको आई गॉट और मिशन कर्मयोगी को इंप्लीमेंट करे। देन डेटा ड्रिवन एचआर मैनेजमेंट किया गया, मतलब कि अब जो है आपको लीव अप्लाई करना है, आपको एलटीसी अप्लाई करना है, आपको और भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आपको कोई एप्लीकेशन हाथ से नहीं देना है, सभी जो है ऑनलाइन होगी। ई एच आर एम एस नाम की पोर्टल जो है, HRMS, ये भी इसके तहत जो ओपन की गई, इससे काफी चीजें चेंज गवर्नमेंट में करने की कोशिश की गई। इसके अलावा ये कहा गया कि हमारा एम है कि ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज ग्लोबल स्टैंडर्ड को अटेंड करे, लेकिन ह्यूमन जो वैल्यूज हैं वो इंडियन इंडियन इथोस और वैल्यूज में रूटेड होनी चाहिए, हमारे सिविलाइजेशन में। तो हमारे जो सिविल सर्वेंट हैं, वो हमारे इथोस, हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन, हमारे कल्चर में उनके पांव धसे हो, लेकिन उनकी प्रोफेशनलिटी जो है ग्लोबल। इस टाइप का एम मिशन कर्मयोगी में किया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। यदि आप रियली इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में, यदि ऐसा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं, पॉल साइंस की कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो वेबसाइट है paulsciencehelp.in। कई चीजें इसमें आपको फ्री मिलती हैं, पीडीएफ एंड ऑल। ईमेल है paulsciencehelp@gmail.com। टेलीग्राम चैनल है @paulsciencehelp। और ट्विटर है @paulsciencehelp। इजी है, पॉल साइंस हेल्प, POLSC हेल्प। और आप जुड़ जाते हैं एक नॉलेज कम्युनिटी से, जिसका पैशन है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करना, और उसके थ्रू अपने लाइफ को डेल्टा चेंज करना, थोड़ा सा चेंज करना, बेटर बट हैप्पीली। मेन कंसर्न है टेक केयर एंड बी हैप्पी।